हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जेनेटिक कोड। सो बेसिकली गाइस, जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है अगर आपको ट्रांसलेशन आगे समझना है तो। अब ट्रांसलेशन क्या है वो रिवाइज कराने के लिए, ऑल दो हम लास्ट दो वीडियोस से ये सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट या इवन स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर ये सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, राइट? तो मैं वापस से आपको एक बार सेंट्रल डोग्मा याद दिला देती हूँ। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि डीएनए है, ठीक है, जो खुद को रेप्लिकेट कर रहा है, आरएनए है, और आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है ना? और तीन प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व है वो है रेप्लिकेशन, तो डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। सो गाइस, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन कवर करेंगे, बट इससे पहले हम ट्रांसलेशन कवर करें, हमें ट्रांसलेशन होता कैसे है उससे पहले ये पता करना पड़ेगा कि जेनेटिक कोड क्या होता है। अब वो क्यों पता करना है वो भी समझाती हूँ। तो बेसिकली गाइस, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन देखेंगे तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों में क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड दूसरा कॉपी हो रहा है ना? तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए इजी है समझना, ठीक है? क्योंकि एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, राइट? हमारे नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं, प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स जो है वो चेंज नहीं हो रहे डीएनए से आरएनए में। बस क्या हो रहा है कि एक जगह थाइमीन यूरेसिल में चेंज हो जा रहा है जब आप डीएनए से आरएनए बनाते हो, बट है सेम ही कॉन्सेप्ट, है ना? लेकिन ट्रांसलेशन के टाइम पे क्या होता है ना कि आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना, मतलब कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ जा रहा है? पॉलीपेप्टाइड, है ना? मतलब पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड और पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स आप बोल सकते हैं, है ना? तो ये जो है आपका बेसिकली ट्रांसलेशन है, ठीक है? ये आपका जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे आपने प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स पढ़े हैं, जैसे आपने एडेनिन, गुआनिन, है ना, ये सब पढ़ा है, ये सारे अलग हैं। अमाइनो एसिड सारे अलग होते हैं, है ना? अमाइनो एसिड्स तो बहुत सारे होते हैं। जैसे नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो तो 4 ही होते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड्स तो 20 होते हैं। तो आखिर ये कोड कर कैसे रहे हैं? 4 बेसिस यहाँ पर हैं, तो ये जो बेस पेयर्स हैं ये कोड कैसे कर रहे हैं 20 को, है ना? तो ये समझने के लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए, ठीक है? और ये समझने के लिए बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन से लोगों ने फिगर आउट करने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली क्या होता होगा। और सबसे पहले जिन्होंने फिगर आउट करा उनका नाम है जॉर्ज गैमो। तो जॉर्ज गैमो जो है वो एक फिजिसिस्ट थे, ठीक है? जॉर्ज गैमो एक फिजिसिस्ट थे, और इन्होंने बोला कि सिर्फ 4 बेसिस 20 अमाइनो एसिड्स के लिए कैसे कोड कर सकते हैं, ठीक है? इनको भी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 बेसिस 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये 4 बेसिस कॉम्बिनेशन में अमाइनो एसिड कोड कर रहे हैं, ठीक है? अब इन्होंने बहुत सारे थ्योरीज लगाए और इन्होंने बोला कि अगर 20 अमाइनो एसिड को कोड करना है तो जो आपका कोड होगा ना वो 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होगा, ठीक है? बट अगर आप जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो अगर 4 बेस 3 न्यूक्लियोटाइड का बना है तो क्या होगा? इसका बेसिकली मतलब हुआ 4 into 4 into 4, और ये हो गया 64। मतलब उन्होंने बोला कि 64 कोडॉन्स बन रहे हैं तीन तीन न्यूक्लियोटाइड बेसिस के, जो कि 20 अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक है? अब लोगों को लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, अमाइनो एसिड तो 20 ही है, फिर 64 कोड्स कैसे बन गए? फिर तो 64 अमाइनो एसिड्स होने चाहिए थे, ठीक है? तो इसके बाद बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट्स, जैसे आपके हरगोबिंद खुराना है,
कौन? हरगोबिंद खुराना। इन्होंने भी जो है यही प्रूव यही करा कि जो है आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करके प्रूव यही करा कि जो उन्होंने बोला वो सही था, है ना। तो जो बोला जॉर्ज गेमो ने वो था बिल्कुल सही। अलग अलग लोगों ने बार बार यही प्रिडिक्ट करा। तो फाइनली एक चेकर बोर्ड जो है हमें मिला जेनेटिक कोड का। ठीक है, ये है वो चेकर बोर्ड। अब देखते हैं कि ये चेकर बोर्ड एग्जैक्टली है क्या, और ये भी देखते हैं कि फीचर्स फिर ये जेनेटिक कोड के क्या होंगे, है ना। तो पहली चीज तो गाइस कि ये जो जेनेटिक कोड का चेकर बोर्ड मिला, इसमें जो है आपको दिख रहा है कि 3 न्यूक्लियोटाइड बेस एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, है ना। तो इनको बोला गया, ये कोड को एक एक जो आपका ये है ना, एक ये जो है एक, इस बेसिकली हर कोई इनको बोला गया कोडॉन। क्या बोला गया? कोडॉन, जो कोड करता है अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, अब इन कोडॉन्स का सेलेंट फीचर्स क्या है ये देख लेते हैं। पहला फीचर ये मिला कि ये जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट है, वो ट्रिपलेट है। ठीक है, और यही ट्रिपलेट जो है कोड कर रहा है अमाइनो एसिड को। अब टोटल 64 कोडॉन्स हैं, टोटल 64 कोडॉन्स हैं। आउट ऑफ दी 64, 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड्स। 61 कोडॉन कोड फॉर अमाइनो एसिड्स, और 3 कोडॉन्स जो 3 बच गए, ठीक है, दे फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन्स, दे फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन्स। तो ये पहला फीचर है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा ये बोला कि अब ये समझाना जरूरी था कि भाई 61 कोडॉन भी 20 के लिए कैसे कोड कर रहे हैं। तो हमें ये पता लगा कि कुछ अमाइनो एसिड्स को मल्टीपल कोडॉन्स कोड कर रहे हैं, मतलब सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। इसीलिए बोलते हैं कोड इज डीजेनरेट, कोड इज डीजेनरेट, कोड इज डीजेनरेट। ठीक है, तीसरा क्या मिला? तीसरा मिला कि जो कोडॉन है, ठीक है, वो एक कंटिगुअस फैशन में रीड हो रहा है। कोडॉन इज read in mRNA in a contiguous fashion, मतलब कोई पंक्चुएशन नहीं है, नो पंक्चुएशंस। ऐसा नहीं है कि कहीं पर फुल स्टॉप है, कहीं पर कॉमा है। ठीक है, नो पंक्चुएशंस। ठीक है, चौथा क्या था? चौथा था कि कोड इज यूनिवर्सल, कोड इज यूनिवर्सल, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। जैसे आप बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स तक किसी भी अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक कोड देखेंगे तो यू यू यू, ये जो दिख रहा है, ये हमेशा फिनाइल एलेनिन जो अमाइनो एसिड है जिसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखा है उसको ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि अमीबा में या फिर आप किसी और किसी बैक्टीरिया में या किसी वायरस में या किसी प्लांट में यू किसी और के लिए करेगा और ह्यूमंस में किसी और के लिए, ऐसा नहीं है। कोड ये कोडॉन्स जो है वो यूनिवर्सल है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस मिले थे गाइस माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन में। ठीक है, कुछ प्रोटोजोन्स में, तो इसीलिए लिखा है ऑलमोस्ट, इसीलिए लिखा है ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, कुछ एक्सेप्शंस मिले थे। पांचवा सुनिए,
AUG जो कोडॉन है ना, उसका डुअल फंक्शन है। AUG का डुअल फंक्शन है। एक फंक्शन है क्या, कि ये मीथियोनिन MET के लिए कोड करता है। ये मीथियोनिन जो आपको यहां दिख रहा है के लिए कोड करता है। और दूसरा फंक्शन क्या है, कि इनिशिएटर ये इनिशिएटर कोडॉन का भी काम करता है। AUG इकलौता ऐसा कोडॉन है जिसका डुअल फंक्शन है। ये इनिशिएटर कोडॉन भी है और ये जो अमाइनो एसिड है मीथियोनिन उसको भी कोड करता है। ठीक है, अब लास्ट पे आ जाते हैं। लास्ट आपका क्या है, लास्ट ये है कि UAA यू सॉरी UAG और UGA ये स्टॉप कोडॉन्स हैं। तो हमने जो पहले बोला कि 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन है, वो 3 कोडॉन है UAA, UAG और UGA। पहला आपको दिख रहा है यहाँ पर, दूसरा दिख रहा है यहाँ पर और तीसरा दिख रहा है यहाँ पर। ये 3 स्टॉप कोडॉन। मतलब हमें ये ओवरऑल ये पता चला कि कोडॉन ट्रिपलेट्स में होते हैं। टोटल 64 होते हैं। 61 कोडॉन्स अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। ठीक है, कुछ अमाइनो एसिड्स को एक से ज्यादा कोडॉन भी कोड कर सकते हैं। कोई पंक्चुएशन नहीं है, कंटिगुअस मैनर में रीड हो रहा है हमारे में। कोडॉन जो है, जो कोड है वो यूनिवर्सल है, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म चेंज नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, AUG हमारा जो इनिशिएटर कोडॉन है वो मिथियोनिन को भी कोड करता है, इसलिए उसका डुअल फंक्शन। और लास्ट 3 स्टॉप कोडॉन्स जो हैं वो है UAA, UAG और UGA। ठीक है, तो गाइज अगर आप ये चेकर बोर्ड देख रहे हैं तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है चेकर बोर्ड से। इस चेकर बोर्ड में आपको 3 साइड में हमारे जो 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं वो दिख रहे हैं, है ना। और बीच में सारे जो आपके वो स्क्वायर्स हैं उसमें कुछ कुछ अमाइनो एसिड को जो वो कोड कर रहे हैं उनके नाम दिख रहे हैं। तो बेसिकली हमें 3 न्यूक्लियोटाइड बेस से एक कोडॉन बनाना था, इसलिए हमने क्या किया है कि इस साइड में भी सेम वो 4 बेसेस लिखे हैं, इस साइड में भी सेम 4 बेसेस, इस साइड में हर बॉक्स के लिए 4 बेसेस लिखे हैं सेम सीक्वेंस में, सो दैट आपको ये रीड करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली अगर मैं इसको बताऊं तो क्या हो रहा है, यू यू और इसका पहला यू। ठीक है, तो यही लिखा है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये वाले जो इनकी सेकंड पोजीशन है और इनकी थर्ड पोजीशन है। वैसे ये देखिए, पहली पोजीशन यू, सेकंड पोजीशन यू यहाँ से, थर्ड पोजीशन सी यहाँ से, फिर फर्स्ट पोजीशन यू, सेकंड पोजीशन यू, थर्ड पोजीशन ए, फिर फर्स्ट पोजीशन यू, सेकंड पोजीशन यू और थर्ड पोजीशन जी। अब यहाँ पर आप देखिए अलग अलग जो है कोड बन जा रहे हैं और अलग अलग अमाइनो एसिड्स के लिए को ये कोड कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा जेनेटिक कोड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्योंकि जेनेटिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये म्यूटेशन भी बहुत, म्यूटेशन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत क्रिटिकल है ना। छोटी सी गलती, छोटा सा चेंज और पूरा कोड चेंज, अमाइनो एसिड चेंज, और हो सकता है कि कोई डिसऑर्डर हो जाए। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि कैसे म्यूटेशन और जेनेटिक कोड रिलेटेड है। ठीक है, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है गाइस, उसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि छोटे छोटे जो है चेंजेस तो होते ही हैं, छोटे छोटे म्यूटेशन तो होते ही हैं। जो छोटे छोटे म्यूटेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। बट कभी कभी ना बहुत बड़े बड़े म्यूटेशन भी होते हैं, मतलब पूरा जीन जो आपका है ना वही म्यूटेट कर गया, ऐसा भी होता है। तो पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। उसमें क्या हुआ था
कि बीटा ग्लोबिन में 6th अमाइनो एसिड जो कि ग्लूटा बेस को कोड करता है, जो कि ग्लूटामेट बनना चाहिए, उसकी जगह वेलिन बन जाता है ना। तो क्या होता है, सिंगल बेस पेयर चेंज होता है ना, जिसमें बीटा ग्लोबिन चेन में एक अमाइनो एसिड रेसिड्यू जो कि ग्लूटामेट बनाना चाहिए, ग्लूटामेट होना चाहिए, उससे बन जाता है वैलिन। और ये होते ही आपको हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो ये तो हो गया गाइस पॉइंट म्यूटेशन। कभी कभी ना पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जाता है, ऐसा भी म्यूटेशन होता है। ठीक है, अब आपको बहुत सिंपल तरीके से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एग्जैक्टली क्या होता है वो समझाते हैं। तो आप मान लीजिए कि मैंने तीन तीन कोड का होता है, कोडॉन है ना, तो मैंने तीन 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 और तीन, यही होता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि एक न्यूक्लियोटाइड बेस, तो अभी इसका मीनिंग क्या है कि राम के पास रेड कैप है। अब मैंने क्या करा ना, एक न्यूक्लियोटाइड बेस एस और आर के बीच में ऐड कर दिया। क्या करा, ये तो सेम है। अब एस के बाद मैंने ऐड कर दिया बी, इसके बाद का सब सेम है। तो अब ये तीन का ही बनेगा, ये एक बन गया और ये एक अलग हो गया, है ना। अब मैंने क्या करा ना, इस बी की जगह बी आई ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, ये राम हैज तो सेम ही होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, बी की जगह बी आई ऐड कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा बी आई और फिर आर, ई डी सी ए पी। ठीक है, अब मैंने इसमें एक और ऐड करा, तो क्या होगा, राम हैज बिग रेड कैप। एक पूरा कोडॉन आ गया। अब आपको क्या इसमें और इस सेंटेंस में डिफरेंस दिख रहा है, बहुत क्लियर कट डिफरेंस है ना। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ राम के पास एक रेड कैप है, यहाँ पे बोल रही हूँ राम के पास एक बड़ी रेड कैप है। मतलब सेंटेंस का चेंज हो गया क्योंकि मैंने इंसर्ट कर दिया, पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, है ना। अब ये तो हो गया इंसर्शन, ये क्या है, इंसर्ट करा है ना, इंसर्शन है। ठीक है, बेसिकली ये इंसर्ट करा है। अब अगर इसी को मैं डिलीट करना चाहूँ, ठीक है, तो पहले क्या करूंगी मैं कि मैंने आर हटा रही हूँ, मैं ये आर हटा रही हूँ, आर डिलीट कर रही हूँ, तो राम हैज तो सेम रहेगा, ई डी सी एक पास आ जाएगा और ए पी बच जाएगा। अब मैं ई भी हटा रही हूँ, अब मैं ई भी डिलीट कर रही हूँ, तो क्या होगा, राम हैज डी सी ए और पी रह गया। अब मैं डी भी डिलीट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, राम हैज कैप। अब ये स्टेटमेंट देखिए और ये स्टेटमेंट देखिए, क्या इसमें डिफरेंस है, अगेन क्लियर कट डिफरेंस है। यहां मैं बोल रही हूँ राम के पास रेड कैप है, यहाँ मैं बोल रही हूँ राम के पास कैप है। ये ब्लू भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, कोई भी कलर हो सकती है ना। अगेन फ्रेम शिफ्ट हुआ और मीनिंग चेंज हो गया। तो गाइज इस तरीके के म्यूटेशन को, जहां पर पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाए क्योंकि आप एक या एक से ज्यादा बेसिस ऐड या डिलीट कर रहे हैं, तो रीडिंग फ्रेम जो है आपका इंसर्शन डिलीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो रहा है, इस टाइप के म्यूटेशन को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, यहां इसको क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। ठीक है, तो ये बेसिकली आप ये देखिए कि बड़े चेंज से पूरा मीनिंग ही
चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी के वजह से बहुत बहुत सिवियर डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना। अब हम तीसरा जो लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, वो पढ़ेंगे ट्रांसफर आरएनए के बारे में। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसफर आरएनए ना एडेप्टर मॉलिक्यूल के जैसे सर्व करता है। ठीक है, तो बेसिकली शुरू से ये तो क्लियर था जब फ्रांसिस क्रिक सारे ये मॉडल्स जो है हाइपोथेसाइज कर रहे थे, तो उनको ये तो क्लियर था कि कोई तो ऐसी मैकेनिज्म होगी जो कि रीड कर रही होगी कोड को। कुछ तो ऐसा होगा जो कि कोड को रीड कर रहा है और अमाइनो एसिड को लिंक भी कर रहा है ना। अमाइनो एसिड से बेसिकली इसको लिंक भी कर रहा है, क्योंकि अमाइनो एसिड का खुद का कोई ऐसा स्पेशलिटी नहीं होती है, खुद का ऐसा कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं होती है कि वो खुद से रीड करेगा कोड। ठीक है, कि वो यूनिकली कोड यूज कर रीड करेगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई अडेप्टर मॉलिक्यूल जरूर है, और ये अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? ये अडेप्टर मॉलिक्यूल पहली चीज तो ये कर रहा है कि ये रीड कर रहा है कोड को। ये अडेप्टर मॉलिक्यूल इज रीडिंग द कोड। तो एक तो फंक्शन है रीड करना, और दूसरा क्या कर रहा है? खुद को बाइंड कर रहा है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से। बाइंड टू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। ठीक है, अब जो है उस टाइम पे इस अडेप्टर मॉलिक्यूल को क्या बोला गया? उसको बोला गया एसआरएनए बोला जाता था, सॉल्यूबल आरएनए। बाद में इसी को बोला गया टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और गाइस, ट्रांसफर आरएनए हमने लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो हमने टाइप्स ऑफ आरएनए में पढ़ा था, छोटे में, है ना। तो अगर गाइस आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने उसमें कवर करी थी। ठीक है, ऑल्दो बाद में हमने इसको रोल असाइन करा, हमें पता चल गया था कि ऐसा कुछ होता है, बट यही कर रहा है ये हमें बाद में पता चला। तो देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है ट्रांसफर आरएनए का। ये हमारा ट्रांसफर आरएनए है। ठीक है, ये है हमारा ट्रांसफर आरएनए। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो इसका स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो आपको ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, ये बेसिकली एक ट्रांसफर आरएनए है, ये दूसरा ट्रांसफर आरएनए है। ठीक है, इसमें दो एंड होते हैं। एक होता है आपका एंटीकोडॉन। ठीक है, तो एक होता है एंटीकोडॉन लूप, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपका है ना गाइज, ये आरएनए का मॉलिक्यूल, ये आरएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये मान लो आप 5:3 कोड कर रहा है, तो ये जो है आप मान लो 3 एंड है। ठीक है, अब ये भी बेसिकली एक टीआरएनए है, और ये भी एक टीआरएनए है। ठीक है, अब इस पे कोडॉन्स है, इसके ऊपर कोडॉन्स है ना, आरएनए में 3-3 के पेयर में, है ना। तो मान लो इस पे कोडॉन है यहाँ पर AGU, और यहाँ पर भी है UAC। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ट्रांसफर आरएनए वो क्या कर रहा है? एक तो ये जो कोडॉन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस है इस ट्रांसफर आरएनए पे, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ U, G का हुआ C, और U का हुआ A। यहाँ पे भी क्या हुआ? AUG। ठीक है, और एक इसका अमाइनो एसिड एंड भी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। ठीक है, जिधर से ये अमाइनो एसिड से बाइंड है। गाइस, एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक होते हैं हर अमाइनो एसिड के लिए। तो ये जो आपको अलग अलग अमाइनो एसिड दिख रहा है ना, तो बेसिकली
हर अमाइनो एसिड के लिए ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होगा। ठीक है, अब दूसरा जो है ट्रांसफर स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं इनिशिएटर, इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए। तो बेसिकली इनिशिएशन के लिए इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए ही यूज होता है, बट कोई भी स्टॉप करने के लिए आरएनए नहीं होता है। कोई भी स्टॉप करने के लिए, बेसिकली टर्मिनेट करने के लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है। इनिशिएट करने के लिए स्पेसिफिक इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, इधर इधर ये कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, इधर ये अमाइनो एसिड से बाइंड है। ठीक है, तो ये आपका गाइस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हो गया ट्रांसफर आरएनए का, और ये क्या होता है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको क्लोवर लीफ बोल दीजिए, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये इन्वर्टेड एल जैसा भी दिखता है। ठीक है, तो गाइज ये हो गया हमारा ट्रांसफर आरएनए, जो कि अडेप्टर मॉलिक्यूल के जैसे रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें, ट्रांसलेशन में, जब आरएनए प्रोटीन को कोड करता है तब। ठीक है, अब गाइज आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है जेनेटिक कोड और ट्रांसफर आरएनए का, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा, है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे जरूर या तो कमेंट में मेंशन करके बताइए, या तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइस, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आप जितना शेयर कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और गाइस, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कमेंट में मुझे बताइए जरूर कि आपको ये वीडियोस समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं जरूर इम्प्रोवाइज करूंगी ये सारे वीडियोस। ठीक है, थैंक्स गाइस, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।